इस क्लास को मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से संबंधित इस क्लास को कुछ और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए, इसलिए मैं इस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस क्लास में हम लोग लोक प्रशासन विषय के 12 दृष्टिकोण या उपागमों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दृष्टिकोण किसे कहते हैं। दृष्टिकोण या उपागम से मतलब होता है आप किसी वस्तु या घटना के किस पक्ष को देख रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, लोक प्रशासन एक सामूहिक गतिविधि है जिसके द्वारा किसी साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अब लोक प्रशासन के अलग अलग दृष्टिकोण इस सामूहिक गतिविधि को अलग अलग तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए, लोक प्रशासन के अलग अलग दृष्टिकोण सामूहिक गतिविधि के अलग अलग पक्ष का अध्ययन करते हैं और उनको बेहतर बनाकर लोक प्रशासन को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सबसे पहला दृष्टिकोण आया वह था वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक फ्रेडरिक विंसलो टेलर महोदय थे। ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने 1895 से 1912 के बीच में अपने इस दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत दिए। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन के प्रत्येक कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीके के विकास करने पर बल दिया गया। इस दृष्टिकोण में, इस अध्ययन में यह कहा गया कि प्रशासन के प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका होता है और उस वैज्ञानिक तरीके की खोज की जाए और उसी तरीके से कार्य को करवाया जाए। और यदि इस वैज्ञानिक तरीके से कार्य को करवाया जाएगा तो उतने ही मैन पावर, उतने ही समय में अधिक उत्पादन दे सकते हैं, अर्थात इससे प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी। चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन के प्रत्येक कार्य के विज्ञान को ढूंढने का प्रयास किया गया, इसीलिए इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण कहा गया तथा इस सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कहा गया। इसके बाद लोक प्रशासन विषय में दूसरा दृष्टिकोण आया, संरचनात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे गुलिक, उर्विक और फायोल और मुख्य रूप से इनके सिद्धांत 1927 से 37 के बीच प्रकाशित किए गए थे। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन की संरचना को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन की
औपचारिक संरचना को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया और इसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए। चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन की औपचारिक संरचना का अध्ययन किया गया और उसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए, इसीलिए इस दृष्टिकोण को संरचनात्मक दृष्टिकोण या औपचारिक दृष्टिकोण कहा गया और इसके सिद्धांतों को संरचनात्मक सिद्धांत या औपचारिक सिद्धांत कहा गया। हम आपको पहले भी बताए हैं कि प्रशासन में जो लोगों का समूह काम करता है उसको कुछ सिद्धांत के आधार पर पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर में सजाते हैं ताकि प्रशासन को दक्ष बनाया जा सके। यह पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर ही प्रशासन का संगठन या संरचना कहलाता है और ये सिद्धांत इसी संरचना से जुड़े हुए थे। यह अध्ययन प्रशासन की इसी संरचना से जुड़ा हुआ था। अब इसके बाद लोक प्रशासन के अंतर्गत तीसरा दृष्टिकोण आया, मानव संबंधवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक अल्टान मायो नामक विद्वान थे और 1924 ईस्वी में अमेरिका के हाथोर्न कंपनी में एक प्रयोग करके इन्होंने यह दृष्टिकोण दिया था। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन में काम करने वाले मनुष्य के मानवीय पक्ष का अध्ययन किया गया और यह कहा गया कि प्रशासन में काम करने वाले लोग मनुष्य हैं, उनके साथ मानवतापूर्ण संबंध और व्यवहार किया जाना चाहिए, इससे प्रशासन में बेहतरी आएगी। चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन में काम करने वाले मानव के मानवीय संबंध वाले पक्ष का अध्ययन किया गया, इसीलिए इस दृष्टिकोण को मानवीय संबंधवादी दृष्टिकोण कहा गया तथा इससे निकले सिद्धांत को मानव संबंधवादी सिद्धांत कहा गया। अब एक बात यहां पर देख लेना जरूरी है, इनसे पहले जो दो सिद्धांत आए थे, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत और संरचनात्मक सिद्धांत, ये दोनों में से कोई भी प्रशासन में काम करने वाले मानव के बारे में अध्ययन नहीं किया था। प्रथम वाले ने प्रत्येक कार्य के विज्ञान का अध्ययन किया था और दूसरे वाले ने प्रशासन की संरचना का अध्ययन किया था। ये जो तीसरा दृष्टिकोण आया, यहीं पर पहली बार प्रशासन में काम करने वाले मानव के मानवीय पक्ष का अध्ययन किया गया और इसीलिए अल्टान मायो महोदय को प्रथम व्यवहारवादी की संज्ञा भी दी जाती है। अब लोक प्रशासन के अंतर्गत चौथा दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया। इस अध्ययन के अंतर्गत संगठन में काम करने वाले मनुष्य के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया गया और मनुष्य के इसी सामूहिक व्यवहार से संबंधित सिद्धांत भी दिए गए, जैसे निर्णय कैसे करें, नेतृत्व कैसे करें, मनोबल कैसे बढ़ाएं, नैतिकता कैसे बनाए रखें। ये सभी बातें मनुष्य के सामूहिक व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें हैं।
चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत संगठन में काम करने वाले मनुष्य के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया गया और इसी से संबंधित सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए, इसीलिए इस दृष्टिकोण को व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा गया और इससे निकले सिद्धांतों को व्यवहारवादी सिद्धांत कहा गया। इस दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वान चेस्टर इरविन बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मास्लो, डगलस मैकग्रेगर आदि लोग थे। इसके अलावा भी और कई विद्वान थे। इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी सिद्धांतों का मुख्य रूप से प्रकाशन 1938 से 1947 के बीच किया गया था। अब इसके बाद लोक प्रशासन में अगला दृष्टिकोण अर्थात पांचवा दृष्टिकोण व्यवस्थावादी दृष्टिकोण आया। इस दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वान थे चेस्टर इरविन बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और मेरी पार्कर फोलिट। इस अध्ययन के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रशासन एक सामाजिक व्यवस्था है और प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए और तब प्रशासन के सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया गया, चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया गया और इसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए, इसीलिए इस दृष्टिकोण को व्यवस्थावादी दृष्टिकोण कहा गया और इससे निकले सिद्धांतों को व्यवस्था सिद्धांत कहा गया। इस पर मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं। मनुष्य का शरीर एक बायोलॉजिकल व्यवस्था है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। एक गाड़ी मैकेनिकल सिस्टम है। प्रशासन एक सामाजिक सिस्टम या व्यवस्था है। सिस्टम या व्यवस्था से मतलब होता है जब कई सारे अलग अलग पुर्जे एक साथ मिलकर एक दूसरे के संतुलन में काम करते हैं, तब उसी को व्यवस्था कहा जाता है। जैसे गाड़ी में, बस में कई पुर्जे एक साथ तालमेल में काम करते हैं, इसलिए वह मैकेनिकल व्यवस्था है। मनुष्य के शरीर में कई अंग तालमेल में एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। वैसे ही प्रशासन में कई विभाग एक साथ तालमेल में काम करते हैं, इसीलिए इसे एक सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। और व्यवस्था में एक चीज होती है, अगर किसी एक अंग या कण पुर्जे में कोई परेशानी होती है तो उस व्यवस्था के प्रत्येक दूसरे कण पुर्जे पर उसका असर दिखाई देता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था मानकर पूर्णता में इसके अध्ययन की बात की गई, या प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था मानकर संपूर्णता में इसका अध्ययन किया गया और इससे सिद्धांत दिए गए। इसीलिए इस दृष्टिकोण को
व्यवस्थावादी दृष्टिकोण और इसके सिद्धांत को व्यवस्थावादी सिद्धांत कहा गया। अब इस पांचवें सिद्धांत के बाद लोक प्रशासन में छठवां सिद्धांत आया, पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण। मतलब इस पांचवें दृष्टिकोण के बाद लोक प्रशासन में छठवां दृष्टिकोण आया, पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण। इस अध्ययन के अंतर्गत लोक प्रशासन के बाहरी पर्यावरण अर्थात पारिस्थितिकी का अध्ययन किया गया और इसी के आधार पर सिद्धांत दिए गए। चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी अर्थात बाहरी पर्यावरण का अध्ययन किया गया और इसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए, इसीलिए इस दृष्टिकोण को पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहा गया और इससे निकले हुए सिद्धांत को पारिस्थितिकी का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत का, इस दृष्टिकोण का यह कहना था कि प्रशासन अपने बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होता है और उस बाहरी पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। प्रशासन जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, धार्मिक परिवेश में काम करता है, इन सभी परिवेशों का प्रभाव प्रशासन के भीतर पड़ता है। अतः प्रशासन का अध्ययन इन परिवेशों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे अभी भारत देश में तकनीक का बहुत विकास हुआ, तो उन सभी तकनीकी चीजों को प्रशासन में समावेशित कर लिया गया और उन सभी तकनीकी चीजों को प्रशासन में ले लिया गया और उससे प्रशासन का डिजिटलाइजेशन अत्यधिक मात्रा में हुआ और प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता काफी बढ़ी। यही बात पारिस्थितिकी का सिद्धांत कहता है। इसे फिर से सुनिए। इस अध्ययन के अंतर्गत लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी अर्थात बाहरी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण कहा जाता है और इससे निकले सिद्धांतों को पारिस्थितिकी का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की शुरुआत 1947 में जॉन गॉस नामक एक विद्वान के द्वारा की गई थी, लेकिन बहुत अधिक सिद्धांत उनके द्वारा नहीं दी गई थी। बाद में फ्रेड डब्ल्यू रिग्स नामक एक महान विद्वान के द्वारा इस विषय पर बृहद लिटरेचर दिया गया। अब पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के बाद लोक प्रशासन में सातवां दृष्टिकोण आया, तुलनात्मक दृष्टिकोण। इस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न परिवेश में काम करने वाले प्रशासन की तुलना करके अध्ययन किया गया और इसी के आधार पर सिद्धांत दिए गए। चूंकि इस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न परिवेश में कार्य करने वाले प्रशासन का तुलना करके अध्ययन किया गया और इसी के आधार पर सिद्धांत दिए गए, इसीलिए इस दृष्टिकोण को तुलनात्मक दृष्टिकोण कहा गया और इससे निकले सिद्धांतों को तुलनात्मक सिद्धांत कहा गया। इस दृष्टिकोण का जन्म 1952 ईस्वी में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन से हुआ था। 1952 ईस्वी में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और
उस समय लोक प्रशासन अपने संकट काल से गुजर रहा था, तो लोक प्रशासन को संकट काल से उबारने के लिए यह नया दृष्टिकोण सोचा गया और यह कहा गया कि प्रशासन की तुलना करके सिद्धांत का निर्माण किया जाए, तब सिद्धांत वैज्ञानिक हो सकते हैं। और इस दृष्टिकोण के भी प्रमुख विद्वान फ्रेड डब्ल्यू रिग्स महोदय ही हैं और इन्हीं के द्वारा इस पर बृहद लिटरेचर दिया गया। और पारिस्थितिकी और तुलनात्मक दृष्टिकोण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, या एक दूसरे से, एक तरह से कहिए एक दूसरे से ये काफी मिलते जुलते सिद्धांत हैं, एक दूसरे से काफी जुड़े हुए सिद्धांत हैं। अब इस 7वें सिद्धांत के बाद, इस तुलनात्मक दृष्टिकोण के बाद लोक प्रशासन में 8वां दृष्टिकोण विकासवादी दृष्टिकोण आया। 1940-50 के आसपास बहुत सारे तृतीय विश्व के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे और उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत थी। तब इस अध्ययन में यह कहा गया कि लोक प्रशासन में ऐसे सिद्धांतों की खोज की जाए जिससे नौ स्वतंत्र देशों में सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। चूंकि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसे सिद्धांतों की खोज करने पर बल दी गई जो 9 स्वतंत्र देशों में सामाजिक आर्थिक विकास लाने में मदद कर सकते थे, इसीलिए इस दृष्टिकोण को विकासवादी दृष्टिकोण कहा गया तथा इससे निकले सिद्धांतों को विकासवादी सिद्धांत कहा गया। फिर से सुनिए, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन में ऐसे सिद्धांतों के विकास पर बल दिया गया जिससे तृतीय विश्व के 9 स्वतंत्र देशों में सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग किया जा सके। इसीलिए इस दृष्टिकोण को विकासवादी दृष्टिकोण तथा इससे निकले सिद्धांत को विकासवादी सिद्धांत कहा गया। इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रमुख भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी थे और अमेरिकन विद्वान विडनर महोदय थे। अब इस विकासवादी दृष्टिकोण के बाद जो नवा दृष्टिकोण आया वह था नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण। इस नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण के प्रतिपादक विद्वान ड्वाइट वाल्डो महोदय थे और 1968 ईस्वी में अमेरिका में मिन्नोब्रुक नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नेतृत्व ड्वाइट वाल्डो महोदय के द्वारा किया गया था और उसी सम्मेलन से इस नवीन लोक प्रशासन के दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इस अध्ययन के अंतर्गत लोक प्रशासन में नए आयाम को लाने की बात की गई, अर्थात जो चीजें अभी तक लोक प्रशासन में नहीं थीं, उन नए आयामों को लोक प्रशासन में लाने का प्रयास किया गया और लोक प्रशासन को नया तरीके से देखने का प्रयास किया गया। इसे और सरल शब्दों में सुनिए, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत
लोक प्रशासन में एक नई चीज वैल्यूज अर्थात मानवीय मूल्य को लाने का प्रयास किया गया, और दूसरा प्रशासन को समाज से रिलीवेंट बनाने का प्रयास किया गया, और इसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए। चूंकि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन में वैल्यूज अर्थात मानवीय मूल्य और समाज के प्रति रिलीवेंसी नामक दो तत्वों का समावेश करने पर बल दिया गया। इस नए पक्ष का अध्ययन किया गया और इस नए पक्ष से संबंधित सिद्धांत दिए गए। इसीलिए इस दृष्टिकोण को नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण कहा गया, और इससे निकले सिद्धांतों को नवीन लोक प्रशासन का सिद्धांत कहा गया। अब इस नवीन लोक प्रशासन के दृष्टिकोण के लगभग समकक्ष ही एक 10वां दृष्टिकोण लोक प्रशासन में आया, और इस दृष्टिकोण का नाम था लोक चयन उपागम। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक एक प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान विंसेंट ऑस्ट्रॉम महोदय थे, और 1960 के दशक में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन को अधिक से अधिक चयन की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया। मतलब इस अध्ययन के अंतर्गत लोक प्रशासन को अधिक से अधिक चयन की सुविधा प्रदान करने वाला बनाने पर बल दिया गया, और इसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए ताकि प्रशासन अधिक से अधिक चयन की सुविधा अपने नागरिकों को कैसे प्रदान कर सके। चूंकि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत अधिक से अधिक चयन की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया और इसी से संबंधित सिद्धांत दिए गए, इसीलिए इस दृष्टिकोण को लोक चयन का दृष्टिकोण कहा गया और इसके सिद्धांत को लोक चयन का सिद्धांत कहा गया। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। ये कहना ये चाहते थे कि सरकार लोगों को चयन की सुविधा दे और लोग अपनी इच्छा से चीजों का चयन करें। जैसे आज यदि आप टेलीफोन सेक्टर में जाएंगे तो रिलायंस, एयरटेल, बीएसएनएल और कई सुविधा प्रदाता हैं। अब एक ग्राहक या नागरिक अपनी सुविधा से सेवा को देखते हुए कि कौन सबसे कम रुपए में बेहतर सेवा देगा, एक नागरिक जाकर उस सेवा का चयन करता है। यही बात ये प्रत्येक क्षेत्र में कहना चाहते हैं, न केवल टेलीकॉम सेक्टर में, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, परिवहन की बात हो, ये सभी जगहों पर कहते हैं कि सरकार या मतलब प्रशासन लोगों को चयन की सुविधा दे, लोग अपने मन से चयन करें कि हमको कहां जाना है और तब जाकर सबसे बेहतर प्रशासन होगा। यही इनका कहना था। बाकी इसको हम समझा चुके हैं। अब इसके बाद 11वां दृष्टिकोण न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में सामने आया। यह नया दृष्टिकोण 1992 ईस्वी में आया। इस दृष्टिकोण को देने वाले विद्वान थे टेड और गैबलर। टेड और गैबलर नामक दो विद्वान थे अमेरिका के, और उन दोनों ने सम्मिलित रूप से नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दृष्टिकोण दिया था। और यह न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दृष्टिकोण एक तो इस
लोक चयन के दृष्टिकोण से प्रभावित था और दूसरा इस काल में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का बोलबाला चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहे थे, तो ये उससे भी प्रभावित था। और इन दोनों सिद्धांतों से, इन दोनों दृष्टिकोणों से प्रभावित था यह दृष्टिकोण, या ये कह लीजिए कि इन दोनों दृष्टिकोणों पर आधारित था यह दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण में मैक्सिमम आर्थिक चश्मे से लोक प्रशासन को देखने की कोशिश की गई। फिर से इसके बारे में सुन लीजिए। यह नवीन लोक प्रबंधन का दृष्टिकोण 1992 ईस्वी में अमेरिका के दो विद्वान टेड और गैबलर के द्वारा लाया गया था। यह नया दृष्टिकोण दो दृष्टिकोणों पर आधारित था। पहला, लोक चयन का दृष्टिकोण, मतलब लोगों को अधिक से अधिक चयन की सुविधा दीजिए, और दूसरा उस काल में पूरे विश्व में प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला था, निजीकरण का बोलबाला था। ये दूसरा इस दृष्टिकोण पर भी ये आधारित था, मतलब इन दो दृष्टिकोण, पहला लोक चयन का दृष्टिकोण और दूसरा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दृष्टिकोण। इन दो दृष्टिकोणों पर आधारित था यह नवीन लोक प्रबंधन का दृष्टिकोण, और इसे आर्थिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोक प्रशासन को आर्थिक चश्मे से देखने की अधिक से अधिक कोशिश कर रहा था और नए तरीके से प्रशासन के अंतर्गत मैनेजमेंट को सुधारने की बात कर रहा था। चूंकि इस दृष्टिकोण के द्वारा प्रशासन को नए तरीके से, आर्थिक चश्मे से देखकर प्रशासन के प्रबंधन को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए इस दृष्टिकोण को नवीन लोक प्रबंधन कहा गया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक नए चश्मे से, एक आर्थिक चश्मे से प्रशासन को देखकर इसके प्रबंधन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए इस दृष्टिकोण को नवीन लोक प्रबंधन का दृष्टिकोण कहा गया और इसके सिद्धांतों को नवीन लोक प्रबंधन का सिद्धांत कहा गया। अब इसके बाद 12वां दृष्टिकोण लोक प्रशासन में आया, वो है गुड गवर्नेंस का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा किया गया और इसका भी प्रतिपादन वर्ष 1992 में वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझिए। विश्व बैंक पूरे विश्व के अविकसित और विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि वे लोग अपने देश में प्रशासन का विकास कर सकें। उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों में विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और जब उसके मूल्यांकन के लिए विश्व बैंक की टीम आई तब उन्होंने पाया कि उस राशि का सदुपयोग नहीं हुआ और बेहतर ढंग से वहां के प्रशासन में बेहतरी नहीं आई। इसके कारण में उन्होंने देखा कि लाल फीताशाही थी, पब्लिक की भागीदारी नहीं थी, भ्रष्टाचार अधिक था, प्रशासन के पदाधिकारियों पर सही ढंग से जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। इन कारणों से विश्व बैंक के द्वारा दिए गए राशि का उपयोग ठीक से नहीं हो पाया। तब विश्व बैंक ने कुछ तरीके बताए जिससे प्रशासन को गुड अर्थात बेहतर बनाया जा सके। जैसे प्रशासन में लाल फीताशाही अर्थात प्रशासनिक पदाधिकारी का वर्चस्व कम करना, दूसरा जन भागीदारी को बढ़ाना, तीसरा
प्रशासन में पारदर्शिता को लाना ताकि जनता देख सके क्या हो रहा है। चौथा, प्रत्येक प्रशासक का ठीक ढंग से जिम्मेदारी तय करना आदि, ऐसे कुछ उन्होंने 9-10 सिद्धांत दिए जो सब के सब पहले से चले आ रहे प्रशासन को बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के उद्देश्य से प्रेरित थे। चूंकि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पहले से चले आ रहे प्रशासन में कुछ बेहतर सिद्धांतों के समावेश की बात की गई, इसीलिए इस दृष्टिकोण को गुड गवर्नेंस का दृष्टिकोण और इसके सिद्धांतों को गुड गवर्नेंस का सिद्धांत कहा गया। इस प्रकार अभी भी ये सिद्धांत प्रभावी हैं। अब एक बात आती है, इनमें से कोई एक सिद्धांत लोक प्रशासन नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन की जीवन यात्रा में धीरे धीरे करके ये जुड़ते गए अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग सिद्धांत हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण अपने चश्मे से प्रशासन के एक पक्ष को देखा और उससे संबंधित सिद्धांत दिया। उसके बाद दूसरा दृष्टिकोण आया और उसने अपने चश्मे से प्रशासन के दूसरे पक्ष को देखा और उससे सिद्धांत दिया। इसके बाद तीसरा दृष्टिकोण आया और उसने प्रशासन को अपने चश्मे से देखा और उससे संबंधित सिद्धांत दिया। और धीरे धीरे करके प्रशासन में लगभग 12 दृष्टिकोण आए और इन सभी दृष्टिकोणों ने अपने अपने चश्मे से प्रशासन को देखा और अपने अपने तरीके से सिद्धांत दिए। और प्रत्येक सिद्धांत प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने में उपयोगी रहा या प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। इस प्रकार ये सभी सिद्धांत मिलकर लोक प्रशासन को पूर्णता में समझा सकते हैं। कोई एक सिद्धांत अकेले लोक प्रशासन को पूर्णता में नहीं समझा सकता। ये सभी लोक प्रशासन के आवश्यक अंग या हिस्से हैं और इन सबके अध्ययन से, इन सभी सिद्धांतों के प्रभाव से ही लोक प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकता है। थैंक यू। अगर पूरा सुनने पर आपको लगे कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी है और आपको यह भी लगे कि पिछली क्लास में जो मैंने लोड किया था उससे ये थोड़ा और सरल और समझने में और आसान है, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।